नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल एग्जाम्स PYQ पे। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमसे आज अगली क्लास के लिए, जहां हम भारत की संसद पार्लियामेंट पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये डिस्कस भी किया था जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे कि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है और इसके कई पार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर हम इंडियन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे प्रमुख चैप्टर के रूप में देखते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विघटन क्या है, कैसे है, इन सारी कार्यवाहियों के विषय में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि संसद से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को हम कई सेगमेंट में पढ़ेंगे, अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ेंगे और चीजों को करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा जो सेशन होगा ये क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो कि अब तक के वीडियोज में हम PYQs करते आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते आए हैं। आज अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारा घटनाक्रम हमने एक इस वीडियो में तैयार किया है, जिसमें हम इन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, इन प्रश्नों को करेंगे, तथा कुछ MCQs भी ऐड ऑन किए गए हैं, कुछ MCQs भी जोड़े गए हैं, हम जिनको भी पढ़ेंगे। ये व्याख्या यहाँ पर हम थोड़ी डिटेल ही करेंगे, भले ही हम बाद में इसके लिए एक अलग से चैप्टर पढ़ें ना पढ़ें, चूंकि चैप्टर तो जरूर पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्लास हम जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम व्याख्या इतनी डीप करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे कि अगर किसी ने मान लीजिए एग्जाम के समय क्लास न देखी हो और वो चाहे कि केवल हम व्याख्या ही देख सके, तो व्याख्या देखकर भी वो काम चला सकता है, व्याख्या देखकर भी वो कर सकता है। हाँ, हम बस यहाँ पर आंसर नहीं बताने जा रहे हैं कि पहले का बी दूसरे का सी, थोड़ी सी डिटेल व्याख्या हम जरूर करेंगे। और दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अपने पास एक बेयर एक्ट की किताब लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि बेयर एक्ट होगा तो आप यहाँ से आर्टिकल्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बेयर एक्ट पॉलिटी पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही बड़ा कारण बेयर एक्ट पढ़ने का यह है कि बेयर एक्ट बाइलिंगुअल अगर है आपके पास, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि पॉलिटी में कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि हिंदी में क्लियर नहीं होंगे। अब जब तक आपने इंग्लिश में बेयर एक्ट को नहीं पढ़ा है, जब तक आप इंग्लिश वाला टर्म नहीं देख रहे हैं, तो आप गलती कर सकते हैं। और एक बेसिक चीज तो हम भी जानते हैं, वो UPPSC हो चाहे RO हो, यहां तक कि इवन UPSC भी क्यों ना हो, एक बेसिक गलती क्या होती है कि वो लोग, उनका जो ट्रांसलेशन होता है, वो ट्रांसलेशन हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होता। और कई बार हिंदी मीडियम्स के लड़कों को ट्रांसलेशन के कारण एक दो प्रश्नों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये UPPCS 2023 की इस वर्ष की परीक्षा में भी हुआ था और लड़कों को 1 से 2 नंबर का नुकसान झेलना पड़ा, जिन्होंने सिर्फ हिंदी, जिन्होंने इंग्लिश प्रश्न को एक बार नहीं देखा। अगर आपको डाउट हो तो इंग्लिश प्रश्न को जरूर देखना चाहिए पेपर में, लेकिन ये आदत तब बनेगी जब आप चीज़ों को इंग्लिश में अंडरस्टैंड करने लगेंगे, समझने लगेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एक बार पूछा गया था बायोमेंटल प्लूम करके है, या हिंदी ट्रांसलेशन में दिया हुआ था भूप्रवार पिच्छट। अब आप इसका तर्जुमा करते रहिए, ट्रांसलेशन करते रहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये भूप्रवार पिच्छट क्या है, ये किस ग्रह का ट्रांसलेशन है, ये कैसे हम इसे समझे। लेकिन अगर आपने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, आप वहां से चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो जान जाएंगे कि हाँ, हमें इस प्रश्न का उत्तर करना है। तो थोड़ा सा बाइलिंगुअल हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए यहां से आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। संसद, लोकसभा हमारा आज का पहला चैप्टर है, आज का पहला है। संसद को 2 से 3 पार्टों में हम बांटकर डिवाइड करके ही प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है। किसके लिए पूछ रहा है? लोकसभा के लिए पूछ रहा है, लोकसभा के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों लोकसभा के लिए हम सभी जानते हैं कि निर्वाचन की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। अगर ये राज्यसभा के लिए पूछता दोस्तों, राज्यसभा के लिए पूछता, तो ये आंसर कितना हो जाता? ये फिर 30 वर्ष होता। ये कितना हो जाता? 30 वर्ष हो जाता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संबंध में ये 35 ईयर्स, 35 साल हो जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में। या फिर पंचायत चुनाव में अगर पूछेगा कि किसी व्यक्ति को ग्राम का प्रधान बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता है, तो उस समय आंसर 21 ईयर्स, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम करेंगे। और अगर मतदाता का उम्र पूछा जाए कि कितने वर्ष में एक व्यक्ति मतदाता के लिए मतलब मतदान कर सकता है, तो 18 वर्ष है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988
61वां संविधान संशोधन सन 1988 ये तय करता है कि मतदाताओं की जो न्यूनतम उम्र होगी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी उस संविधान संशोधन में जो 89 से लागू हुई। ठीक है, भारतीय संविधान का अगर अनुच्छेद 84 ख पढ़ेंगे, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 84 का ख पढ़ेंगे तो 84 के ख में ये बात कही गई है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यहां पर सीधे संसद पूछा है, तो संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र लोकसभा के मामले में हमने देखा था 25 साल और राज्यसभा के मामले में हमने देखा था, क्योंकि संसद के सदन तो दोनों ही हैं, राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष देखा था। क्योंकि न्यूनतम पूछा है तो हम लोकसभा के मामले में 25 वर्ष आंसर टिक कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित भी हो सकता है, क्योंकि उपर्युक्त में से एक अधिक, अगर कोई ये सोचे कि लोकसभा के मामले में 25 और राज्यसभा के मामले में 30, तो बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन था, कोई ये भी कर सकता था। लेकिन चूंकि आयोग ने भी अपने आंसर सी ही माना है, न्यूनतम आयु लोकसभा के विषय में माना है, संसद कहने के नाते हम दोनों मान सकते थे। लेकिन चलिए चीजों को अंडरस्टैंड करते चलिए, समझते चलिए, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको चीजों का ठीक तरीके से पता है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अगर कहीं गलत दिया है तो मैं उसको भी आइडेंटिफाई कर सकूं, अगर सही है तो मैं, मतलब अगर मुझे पता है चीज़ों को, मैं विद कॉन्सेप्ट चल रहा हूं, तो मैं निश्चित तौर पर भटकूंगा नहीं, किसी भी सवाल को आसानी से प्रश्न को पढ़ सकता हूं, कर सकता हूं। चलिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? अभी हमने देखा तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, 84वां आर्टिकल 84 का ख 84B में ये कहा गया है कि 25 वर्ष, कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। अगर यही मतदाता के लिए होगा तो 18 वर्ष, पंचायती चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए 21 वर्ष हो जाएगा, राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाएगा। बीपीएससी 2018, देखिए दो बार बीपीएससी ने सेम क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया, इसलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन की रिपीटेशन पर भी ध्यान दीजिए। अब कोई बहुत बड़ा इसमें बहुत कठिन क्वेश्चन तो था नहीं, आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी उसने 2 बार लगातार पूछा। अब सोचिए कोई लड़का अगर ये प्रश्न गलत कर दे, भले ही वो बाई मिस्टेक भी टिक हो जाए, तो सोचिए आप कितने ज्यादा लड़कों से पीछे हो सकते हैं। अब कठिन क्वेश्चंस में लीड लेना बड़ा कठिन है दोस्तों, इसीलिए आसान प्रश्नों को भी हमें सही करते हुए चलना है। हमने तीसरा प्रश्न भी देख लिया, आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। लोकसभा के लिए निर्वाचन, लोकसभा में इलेक्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? कथन सही नहीं है, गलत कथन की पहचान करनी है हमें, ठीक है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार पे होता है, बिल्कुल सही। हम इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब हर किसी को मत देने का अधिकार है, वयस्क मतलब वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो और क्राइटेरिया उसको पूरा कर रहा है, वो मत देगा, ठीक है। तो इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन आपसे गलत पूछा है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा इधर लगाएंगे। ये ऑप्शन सही है, गलत पूछा है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, हाँ, इलेक्शन कमीशन ही करता है, अनुच्छेद 324 में वर्णन भी है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को 324(1) कहता है, 324(1) कहता है, 324(1) ही आर्टिकल है। हम थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लें। हाँ, भारत की संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, राज्य संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, तथा प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों, तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन नामावली होती है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारत के निर्वाचन आयोग की होती है। उसी के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के नियंत्रण में और निर्देशन में। याद रखेंगे, तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा और यही पूछा था। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है ये भी। यानी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर इलेक्शन कमीशन अनुरोध करती है और राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद और संसाधन वगैरह उपलब्ध कराते हैं। हमने जब भारत का राष्ट्रपति पढ़ना शुरू किया था तो हमने आर्टिकल 53 में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव
भारत का कार्यकारी प्रधान है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब इस कार्य को वो स्वयं करता है और अपने द्वारा अधीनस्थ अनेक अधिकारियों द्वारा कराता है। तो अनेक अधिकारियों में निर्वाचन आयोग भी एक प्रकार के इलेक्शन कमीशन को भी हम देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या है, सी। अगर देखा जाए, अगर ये पूछा, ये थोड़ा सा गलत लाइन आ गई है, कोई इसका मतलब नहीं है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2011 में ये प्रश्न आपके सामने आया था। चलिए, यूपी पीसीएस 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। अच्छा प्रश्न था दोस्तों। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, जो नामांकन पत्र होता है, यानी लोकसभा के किसी सीट के लिए आपको निर्वाचित होना है यानी लड़ना है एज ए कैंडिडेट, किसके लिए, फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के लिए आप एमपी बनना चाहते हैं, तो इसके नामांकन पत्र के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बिल्कुल गलत। अगर भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता तो सोचिए, वो तो एक विदेशी भी कर सकता है, लेकिन केवल निवास करना इसकी शर्त नहीं होनी चाहिए, शर्त नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जाना है। अब फिर निवासी की बात कर रहा है, अभी भी नागरिक की बात उसने नहीं करी है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एलिमिनेट करिए। भारत के किसी नागरिक द्वारा, चलिए एक शर्त तो पूरी करता है कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचक क्षेत्र की मतदाता सूची में है वो दाखिल कर सकता है। सही है, दो शर्त है इसमें। पहले चलिए ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, फिर इसको समझते हैं। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल तो किया जा सकता है, लेकिन ये वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है। और ये शर्त क्या है, आइए इसे समझिए। भारत के किसी नागरिक द्वारा, एनी पर्सन नहीं, सिटीजन ऑफ इंडिया द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम है, उसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए। इसके लिए आप समझिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की ये धारा 4 जो है, इसमें इस बात का वर्णन है। किस बात का वर्णन है, इसमें इस ऑप्शन का वर्णन है कि अगर लोकसभा से आप किसी सीट के लिए निर्वाचन के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना होगा, भारत के नागरिक। और दूसरी बात वहां पर यह कही गई है कि आपको किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र के किसी सीट से मतदाता के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतदाता के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया गया है, सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 4 में इस बात का वर्णन है। मैं ये आर्टिकल आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको चीजों को कनेक्ट करने में आसानी हो। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट, जिसमें से सिक्किम को हम हटाएंगे, किसी भी सामान्य सीट के लिए नामांकन पत्र अगर आपको दाखिल करना है तो नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यानी अगर भारत की ये पूरी बाउंड्री है, भारत है 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो किसी एक क्षेत्र से, सिक्किम को छोड़कर इसमें से आप किसी क्षेत्र से मतदाता होने चाहिए। ये क्लियर है। चलिए, यहां पर एक बाध्यता राज्यसभा के विषय में समझ लीजिए। राज्यसभा के विषय में पहले यह था कि अगर राज्यसभा के किसी सीट से आप लड़ रहे हो, मतदाता के आप लड़ना चाहते हैं, तो आपको उसी राज्य में, जिस राज्य से आप राज्यसभा सीट के नॉमिनी हो, उसी राज्य में आपको वोटर बनना होता था, उसी राज्य में वोटर होना था। अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया। अगर आप राज्य 2003 में आई थिंक ये प्रतिबंध हटाया गया था। अगर आप राज्यसभा से भी मतदान मतलब निर्वाचक के लिए हो रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है। 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम डिटेल में गए, हमने चीजों को ठीक प्रकार से समझा। चलिए, अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा यह प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में
राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटन होती है। किस आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर। इसे समझिए। अगर हम बात करें लोकसभा की पूछा है लोकसभा में राज्यों को सीटें किस आधार पर आवंटित होती है, राज्य या यूनियन टेरिटरी जो भी कहिए। अगर मान लीजिए लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है बात की जाए तो 530 सीटों की बात की जाती है, ये मिलेगा राज्यों को, और 20 सीटों की बात की जाती है, ये मिलेगा किसको? यूटीज को, यानी संघ शासित प्रदेशों को। यानी इनका जो प्रतिनिधित्व है प्रत्येक राज्य का, अब मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे भारत देख लें, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर भारत देखें, इसमें कोई राज्य है, हर राज्य का अपना प्रादेशिक मतलब निर्वाचन क्षेत्र, हर राज्य को सीटें मिलेंगी, हर राज्य को सीटें मिलेंगी। प्रश्न क्या था एक बार और देख लेते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। तो यह तय किया जाता है कि जनसंख्या के उचित मानदंड में ही सीटें मिले, जैसे हर राज्य में यथासाध्य उसका अनुपात एक ही हो। हम बेसिक एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं, जैसे मान लीजिए इस राज्य में लोगों की संख्या 10 है और इस राज्य में लोगों की संख्या 40 है, इस राज्य में लोगों की संख्या 30 है, इस राज्य में लोगों की संख्या मान के चलते हैं कि 20 है। तो जो सीटों का आवंटन होगा वो इसी अनुपात में होगा। अगर 100 सीटें हैं तो हम 4, 1, 2, 3 उसी अनुपात में, हर राज्य की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन करेंगे। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है। ये तो हो गया एक स्तर का आवंटन। अब उसके अंतर भी कैटेगराइजेशन होता है। मान लीजिए यूपी हो गई, ये यूपी है, ये यूपी है। यहां पर यूपी को अगर 40 सीटें, क्योंकि यूपी को कितनी सीटें मिलती हैं? 80 सीटें। अगर यूपी को 80 सीटें मिली हैं तो प्रादेशिक क्षेत्रों में भी इस प्रकार से होता है कि वहां भी जनसंख्या का सही अनुपात में हो, इन 80 सीटों का भी बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से ठीक प्रकार से हो। और अगर देखा जाए कि किस समय की जनसंख्या को आधार माना जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा 1971 में जो भारत की जनसंख्या थी, इसी को क्या मानते हैं? आधार वर्ष के रूप में। इसके लिए जनसंख्या के आधार पर माना जाता है और 1971 की जनसंख्या को आधार के रूप में माना जाता है। आपको अनुच्छेद 81 और 82 आई थिंक इसके लिए पढ़ना चाहिए। 1981 और 82 पढ़िए, वहां पर यह व्याख्या आपको मिलेगी। तो 1971 की जनसंख्या के अनुसार ये चीजें चलेंगी। चलिए, एक आयोग होता है परिसीमन आयोग। ये सारी उसके कार्य हैं। किसके कार्य हैं? परिसीमन आयोग। अभी वर्तमान में 1971 की जनसंख्या का ही फॉलो किया जा रहा है और यह तय किया गया है कि, अच्छा ये क्वेश्चन आगे आएगा तब हम उसे बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, 82 के अनुसार, अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों में राज्यों के मध्य आवंटन किस जनसंख्या के आधार पर होता है? तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी व्याख्या दे दूं ताकि आप ठीक प्रकार से समझ जाएं। होता यह था कि 1971 की जनसंख्या को ही आधार के रूप में मान लिया गया और कहा गया कि ये आधार कब तक चलेगा? 42वें संविधान संशोधन 76 में ये बात कही गई थी कि हम 1971 की जनसंख्या को ही अब आधार मानेंगे। कब तक मानेंगे? सन 2000 तक हम इसको आधार मानेंगे। 2000 ईस्वी तक हम इसको आधार मानेंगे। इसे 2000 तक मानना था कि 2000 तक हम 1971 की जनसंख्या को ही आधार मानेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बीच में एक और संविधान संशोधन हो गया, 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में हुआ और जिस 1971 की जनसंख्या को 2000 तक लागू करना था उसे यहां से बढ़ा दिया गया। और क्या कहा गया बढ़ा के? उसे यहां से बढ़ा के, हम कलम की कलर चेंज कर देते हैं, उसे बढ़ाकर यह किया गया कि सन 2026 तक, कब तक? 2026 तक। 1971 में 84वां संविधान संशोधन सन 2001 द्वारा यह तय किया गया कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी और उसके जो आंकड़े आएंगे, हम तब तक के लिए 1971 वाली जनसंख्या पर ही रुकेंगे। यानी 2026 के बाद अगली जनसंख्या कब होगी? अगली जनगणना कब होगी? 2031 में होगी। 2031 में अगली जनगणना होगी। तो अब हमें इसको कब तक मान के चलना है? 2031 तक। फिर से समझिए, 1971 में क्या किया गया था? कहा गया था कि 2000 तक, 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2000 तक मानने के लिए
42वां संविधान संशोधन 76 में कहा गया था और ये 2000 तक चला। हर बार हम 1971 के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का बंटवारा कर रहे थे, उसी जनसंख्या के उसी के आधार पर। ये 2000 तक चलना था, सन 2000 तक चलना था, लेकिन 2001 में आते आते एक और संविधान संशोधन कर दिया और इस टाइमलाइन को 2026 तक बढ़ा दिया। कहा 84वां संविधान संशोधन सन 2001 में कि अब हम 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक इसी पर नियत रहेंगे, इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, यानी कोई भी परिवर्तन 2031 की जनगणना के पहले नहीं होगा। अगर मैं समझता हूं कि अब ये क्लियर है, ठीक है, चलिए अब ये क्लियर है। अनुच्छेद कौन सा है? 81 और 82, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किसके आधार पर? 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। किस जनगणना के आधार पर आधारित है? बेसिक क्वेश्चन तो ये जानते रहिए। देखिए आपको 42वें बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है 2003 में, अगर पीछे मुड़कर जाएं तो कहां कहां पूछा गया है। यही प्रश्न एमपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया था, यही प्रश्न छत्तीसगढ़ के पीसीएस के 2005 में पूछा गया था। यानी हर आयोग ने घुमा फिराकर इस प्रश्न को एक बार जरूर पूछा है। तो आप देखिए, क्योंकि ये चीजों को हमें करना है। अब अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, अभी भी वहीं पर अटका है ये। लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है हर राज्य को अलग अलग, हम जानते हैं। राज्यवार सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है? उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। अब तक जो आंसर बन के आ रहा था अब यहीं पर प्रश्न में कोटेड, प्रश्न में लिखा हुआ है, ठीक है। 1971 की जनगणना पर आधारित है, हाँ हम मानते हैं। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? पहले इसे सन 2000 तक यथावत किया गया था, लेकिन 84वें संविधान संशोधन सन 2001 में इसकी समय सीमा बढ़ाकर कब कर दी गई? इसी समय सीमा बढ़ाकर 2000 कहा गया कि 2026 के बाद के चुनाव तक के जनगणना के आंकड़ों तक ये रहेगी। तो 2026 के बाद की जनगणना का आंकड़ा कौन होएगा? 2031 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अब कोई 84वें संविधान संशोधन 2026 को पकड़ के बैठा है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? कहा गया कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना, 2026 के बाद होने वाली जनगणना 2031। इतना तो आपको पता है ना कि हर जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। अगर 2021 में 16वीं जनगणना हो रही तो 17वीं जनगणना 2031 में होगी। 16वीं ही है ना ये, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अभी भी इस जनगणना के आंकड़े नहीं आ रहे हैं, काम ही चल रहा है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अब जिस 84वें संविधान संशोधन को हम पढ़ रहे थे, यहां पर यूपी पीसीएस मेंस 2005 ने इसे क्वेश्चन बनाकर हमारे सामने रख दिया। अब इसने क्या कहा है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। हाँ, ये तो फैक्ट है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होती। अब ये नहीं पूछा है कि किस वर्ष तक, किस वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो 2026 के बाद वाली पहली जनगणना यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2026 यहां पर आंसर हो जाएगा। किस वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं हो जाती, यानी 84वां संविधान संशोधन 2001 तय करता है कि 2026 के बाद की पहली जनगणना के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस के नेचर को पकड़ना सीखा। हमने सीखा कि हम प्रश्नों को कैसे करेंगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, प्रश्न को समझिए कि हम प्रश्नों को आखिर करेंगे कैसे। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम एक ही तरह के बहुत सारे प्रश्नों को कर जाते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को कर जाते हैं। इस तरह हम सिर्फ दिमाग का लोड बढ़ाते चलेंगे, बल्कि हम ये समझें कि पेपर का ट्रेंड क्या है, प्रश्न कैसे पूछ रहा है, हम उसे कैसे हल कर सकते हैं। तब हमारे लिए क्या हो सकता है, काम कुछ आसान हो सकता है। कंपटीशन है दोस्तों, बहुत कंपटीशन है, लेकिन अगर हम इसे ठीक प्रकार से समझ सकें तो हम तमाम लोगों से कंपटीशन में क्या निकल सकते हैं, एज ले सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। हाँ, यही परिसीमन आयोग जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसे लिमिटेशन कमीशन कहते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? सेम क्वेश्चन है, 2026 तक परिसीमन आयोग को रोक दिया गया है। 2026 के बाद, सॉरी, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? हाँ, 2026 ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि इन्होंने ए, बी, डी और सी कर दिया है, तो थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गए। तो 2026, 84वें संविधान संशोधन सन 2001 में 2026 तक के लिए इसे रोका गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कहाँ पूछा था? बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022, पिछले वर्ष का प्रश्न है।
अब ये समझिए कि 10-12 में आ रहा था, अब तो आने 2022 में ये प्रश्न आया है। यानी आपको चीजों को ठीक प्रकार से करना है, नहीं तो गलती हो सकती है। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अब आप बताइए मुझे कि लोकसभा के निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या इनमें से कोई नहीं। क्यों? 547 सदस्य नहीं है। अभी हम इसे क्लियर करेंगे और ठीक तरीके से पढ़ेंगे। 545 सदस्य भी नहीं है, 52 थे, अब नहीं है, एक इनमें से कोई नहीं। तो हैं कितने? 550 सदस्य वर्तमान में कहां पर हैं? सदस्य हैं। कहां पर हैं दोस्तों? ये सदस्य हैं लोकसभा में, लोकसभा में है, याद रखिएगा। चलिए आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लोकसभा की सदस्य संख्या क्या होगी। लोकसभा की सदस्य संख्या क्या होगी? सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए, सबसे पहले तो 7वां संविधान संशोधन एक हुआ था। मैं पूरी हिस्ट्री आपको उठा के बता देता हूं। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये किया गया कि लोकसभा के राज्यों से 500 सदस्य प्लस यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों को लिख रहा हूं, यूटी से 20 सदस्य कर दिया गया। ये हम किस लिए पढ़ रहे हैं? किसके बारे में? लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? बराबर 520 कर दी गई। ये 520 कर दी गई। इतना समझ में आ रहा आपको? 7वें संविधान संशोधन में इतना था, लेकिन इसे फिर बढ़ाया जाएगा। फिर इसे बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? बीच में एक और संविधान संशोधन हुआ, 14वां संविधान संशोधन। देख लीजिए ताकि कहीं मिस होने का चांस न रहे। 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या किया गया है कि जो राज्यों की 500 सीटों की संख्या थी वो 500 ही रही, और यहां पर यूटीज में +5 कर दिया गया। यूटी में 25 यानी +5, ऐसे समझ जाएंगे आप। यूटी में +5, यूटी में अलग अलग कलर से लग दिया है। तो अब ये कितना हो गया था? 525 हो गया था। लेकिन दोस्तों एक और संविधान संशोधन होगा जो होगा 1973 में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 31वां संविधान संशोधन, आई थिंक ये होना चाहिए, ये 31वां संविधान संशोधन होना चाहिए। सॉरी, ओहो ये कैसे मिट गया? 31वां संविधान संशोधन ये होना चाहिए। हाँ, ये देखिए एक और संविधान संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन सन 1973 में। और यहां पर क्या किया गया 31वां कि जो 500 सदस्य हैं इनकी संख्या बढ़ाकर 525 कर दिया गया। यानी इसमें +25 किया गया। यहां पर समझ में आ रहा है? और यहां पर जो राज्यों के 25 सदस्य थे उसे पूर्व की 20 की भांति कर दिया गया। यानी यहां पर अब 20 होंगे और -5। अब ये सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 525 + 20 बराबर 545, बराबर 545। तो ये घटनाक्रम रहे हैं 545। लेकिन 1987 में गोवा नया राज्य बनकर आया, एक और नया राज्य बनकर दमनदीव के रूप में एक राज्य आया। तो जब नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, गोवा आया है अस्तित्व में और एक नया राज्य और अस्तित्व में आया है, हाँ दमन और दीव बन के अस्तित्व में आया है 87 में। तो तब जाकर सदस्य संख्या बढ़ाकर 550 या 52। अभी तक क्या थी स्थिति कि 530 सदस्य कहां से आते थे? राज्यों से आते थे। फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा था 1987 से 550 कर दिया गया। अभी तक की स्थिति देख लीजिए अब तक क्या थी। 87 के संशोधन के बाद, 87 के संशोधन के बाद अगर स्थिति की बात की जाए तो 552 सदस्य थे कुल। कहां से? लोकसभा से, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से आते थे प्लस 20 सदस्य यूटी से आते थे
प्लस 2 सदस्य आंग्ल भारतीय से आते थे। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से आते थे, आंग्ल भारतीय समुदाय से आते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंग्ल भारतीय समुदाय से आते थे। अब इस आंग्ल भारतीय समुदाय वाले काम को समाप्त कर दिया गया, आंग्ल भारतीय समुदाय वाले काम को समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करने के बाद अब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो गई? 550। यानी ये 552 हो सकता था, लेकिन ये 552 हो सकता था, लेकिन 550 है। क्यों? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन किसमें हुआ था? 104th संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन में जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे इनके 2 सीटों का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो 104 में अब सदस्य संख्या कितनी है? 550। अधिकतम हो सकती है, तो अब अधिकतम हो सकती है 550। तो ये हमने पूरा एक कर लिया। अब जरा देखते हैं कि 550 हो सकती है। अब 550 में से कितने सदस्य इस समय लोकसभा में हैं? तो राज्यों से 524 हैं, प्लस यूटी से 19 हैं, कुल कितने हैं? 543। राज्यों से कितने हैं? 524, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हटने के बाद, यूटी बनने के बाद स्थिति थोड़ी सी अलग हो गई है। राज्यों से 524, सभी 28 राज्यों से, और यूटी से 19। अगर बात करें तो दिल्ली से कितने हैं? दिल्ली से 7 आ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 आ जाएंगे। जम्मू और एंड कश्मीर, यहां से कितने हो जाएंगे? यहां से हो जाएंगे 5। इसके बाद कुल कितने यूटीज हैं? 8 यूटीज हैं। एक है दादरा नागर हवेली प्लस दमन और दीव मिलकर 1 यूटी हो गया है। दादर नगर हवेली तथा दमन, एक ही में लिख देता हूं, दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव, एक ही यूटी हो गया है। इसको मिली है कुल 2 सीटें। इसके अलावा कितनी यूटी बची? 1 2 3 5 और यूटी बची, जिसमें पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख, इन 5 यूटीज को 1-1 सीटें मिली हैं। 1 + 1 + 1 + 1 + 1। अब सीटें आप जोड़ लीजिए। 7 5 12 2 7 5 12 2 14 5 19। तो ये कुल 19 सीटें हैं, ये 524, कुल 543 सीटें। थोड़ा मैथमेटिक्स हमें ज़्यादा करना पड़ा, गणित का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ा, इसलिए हो सकता है आपको लगा हो कि काफ़ी लेंदी हो गया ये, लेकिन इतना करना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझिए, ताकि प्रश्न चाहे किसी तरीके से भी आए आप कर सकते हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 550, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट समाप्त कर दी गई। अब कितनी सदस्य हो सकती? अधिकतम 550। अगर पूछेगा है कितनी, तो कहेंगे 550 में से हम 543 का इस्तेमाल करते हैं। 524 राज्यों से हैं, 19 यूटी से हैं, कुल 543। अगर संख्या बढ़ानी है तो हम इसे 550 तक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब अगले प्रश्न पर हम बेफिक्र होकर बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है अब हमने काफी काम कर लिया था इस पे। अगले प्रश्न पर बढ़िए। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? कौन से? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन से ऐसे संविधान संशोधन हैं जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? अभी तो पिछले पन्ने पे हमने पढ़ा 7वां और 31वां। बैक जाइए, 7वां और 31वां। 7वां संविधान संशोधन में एक बार वृद्धि की गई थी, 31वां में। 14वां भी है, लेकिन वहां पर क्या किया गया था? वहां पर केवल संघ शासित में किया गया था, बढ़ाया गया था 5, जिसे 31वें में घटा दिया गया। तो 7वां और 31वां बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा। IAS की प्री 2003 में और झारखंड PCS प्री 2005 में पूछा गया। अगर आप इस पर बहुत ज्यादा याद नहीं करना चाहते तो कम से कम आपको 104वां संविधान संशोधन और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले 2 सदस्यों का मसला तो पता ही होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आइए। संविधान के किस संशोधन ने, कौन सा अमेंडमेंट ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 45 कर दी? तो 31वां 1973। इसमें इतना क्या सोचना है, हमने कई बार कर लिया। यूपी PCS मेंस 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। यानी अब हम प्रश्नों को समझने लगे हैं। चलिए एक अच्छी व्याख्या कर लो, उसके बाद सारी चीजों को समझना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, लोकसभा में सदस्यों की
जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह 550 है। बहुत ज्यादा हेक्टिक करने की इसे जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 550, क्योंकि दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात की जाए तो उसका आर्टिकल भी आप देख लीजिए, आंग्ल भारतीय समुदाय, इसे अनुच्छेद 331 आर्टिकल 331 में 2 सीटें दी जाती थी। कहां पर? लोकसभा में इसके लिए दी जाती थी सीटें। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलिए। तो 550 सीटें बची हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? वर्तमान सदस्य संख्या पूछ लिया। देखिए हम सारी चीजों को कर रहे हैं इसलिए हमें चीजों को समझने में आसान हो रहा है। 543 सीटें वर्तमान में है, 524 28 राज्यों में और 19 कहां है? जम्मू कश्मीर प्लस अन्य, कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 543। क्लियर है? हमने बढ़िया से पढ़ा था इसे, एमपीपीसीएस 2010 में आपके सामने ये प्रश्न आया था। अब आप ये मत कहिएगा कि अभी तो जम्मू कश्मीर बना है, आप 524 प्लस 19 कह रहे हैं, जबकि 543 ये 2010 का प्रश्न है। तो इसे ऐसे समझिए, तब राज्यों के लिए 530 सीटें थी, तो राज्यों से 530 आते थे, प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते थे। 7 केंद्र शासित प्रदेशों से थे, दिल्ली से आते थे 7 और बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक। 7 + 6 = 13 + 530 = 543। 524 + 19 वाली स्थिति जम्मू कश्मीर के आने के बाद उपजी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? बात किसकी कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, यूटीज का हम 20 तब से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए कब से पढ़ते आ रहे हैं। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? अभी किया ना 530 + 13 राज्यों के। अब आम चुनाव 2009 कह रहा है। अब जम्मू कश्मीर के आने के बाद आंकड़े कुछ बदले हैं ना, लेकिन उस समय क्या होगा? 530 राज्यों के प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों के। राज्यों के कितने हो सकते हैं? 7 और बढ़ सकते हैं, 20 हो सकते हैं, यानी 550 अधिकतम हो सकते हैं। 530 + 13 कुल 543। तो आंसर क्या हो जाएगा? 530। ये किस क्वेश्चन का आंसर है? 18वें का क्वेश्चन का आंसर है। अगले प्रश्न पर आइए। पूछा कब था? थोड़ा सा इस पर भी एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2007 में, यानी उस दौरान ये प्रश्न खूब पूछ रहा था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 स्थान आरक्षित करो। देखिए 2007-8 में यूपी एलडीए, यूडीए तथा यूपी पीसीएस 2008 के मेंस में यह प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है? अब यहां से एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट होने के बाद परिवर्तित हुआ है, तो अब यहां से हमें यह प्रश्न करना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के 330 अनुच्छेद में है। किसमें है? 330 में है। किसकी बात कर रहा है? शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहा है। 330 में है। किसमें है? 330 में, याद रखिएगा। अभी इसकी व्याख्या भी करा देता हूं। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा बेयर एक्ट भी ओपन कर लेते हैं ताकि चीजों को आसानी से किया जा सके। चलिए यहां पर मैं आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझा दूं। हाँ, अनुसूचित जातियों के लिए पूछा था, ट्राइब्स के लिए नहीं पूछा था, शेड्यूल कास्ट के लिए पूछा था, एससी के लिए पूछा था। एससी एसटी दोनों अनुच्छेद 330 में ही पड़ेगा। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, अनुच्छेद 330 के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क में किसकी बात की गई है? शेड्यूल कास्ट के लिए सीटों का, शेड्यूल कास्ट के लिए सीटों का आरक्षण है।
प्रत्येक राज्य को ये उसी अनुपात में मिलती है जितना उस राज्य की जनसंख्या हो, याद रखिएगा। प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण उसकी जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। तो 330(1) के अंतर्गत एससी के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख में कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीटों का आरक्षण है। कहां पर? ये सब लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। 330(1) में, 1 ख में आर्टिकल सही बताया मैंने। इसमें से एक चीज को मिस किया गया है, असम को निकाल दिया गया है। असम के स्वायत्त शासी जिलों को, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम के, उनको छोड़कर, एक्सेप्ट ऑफ असम को छोड़कर, याद रखिएगा। थोड़ा डिटेल है लेकिन समझ के चलिए ताकि चीजों को आसान से समझने में। अब आरओ इतना भी आसान नहीं है। अब अनुच्छेद 330(1) के ग में यहां पर क्या है? जिस असम को छोड़ा था उस असम राज्य के स्वायत्त शासी जिलों के सीटों का क्या है? आवंटन अनुसूचित जनजाति के लिए। ये अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, ये दोनों एसटी के लिए है। ये भी आर्टिकल किसके लिए है? एसटी के लिए है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। मैं आपको एक बार पूरा इसका डायरेक्ट पढ़ देता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के उपखंड क में लोकसभा में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 330(1) में। 330(1) के उपखंड ख में यानी 30 के 1 के उपखंड ख में अनुसूचित जनजातियों, असम के स्वायत्त शासी जिलों की असम के स्वायत्त शासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब पूरे भारत में बस असम को छोड़कर। तथा ग में क्या है कि असम के स्वायत्त शासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है। जिस असम को छोड़ा गया था उस असम को 330 ग में जोड़ दिया गया। यानी सिंपल में आपसे कोई पूछे कि एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में किस अनुच्छेद में है, तो 330 कह दीजिएगा, काम बन जाएगा। अनुच्छेद 330 कह दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। एनी कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए 330। अब इसका काम तो खत्म ही हो गया है। 31 का ये क्या था? 31 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए था। 31 क्या था? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के था, जिसका काम 104 संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर आइए। निम्नलिखित में से राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान का आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के लिए केरल और तमिलनाडु, यही इसका आंसर हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु में सीटों का आरक्षण नहीं है। केरल और तमिलनाडु में। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां सीटों का आरक्षण नहीं है। ये यूपी पीसीएस 1998 में पूछा गया था। जिस समय पूछा गया था तब ऑप्शन में कर्नाटक भी था। तो उस स्थिति से ये सारे उपयुक्त सभी हो जाते तब के लिए, लेकिन बाद की स्थिति में कर्नाटक को 2008 की जो परिसीमन आयोग बना उसके बाद आरक्षण दे दिया गया था कर्नाटक को। तो इस हिसाब से केरल और तमिलनाडु ही बचे हैं, याद रखिएगा। अब ये प्रश्न मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं, आप किसको किसको याद करके चलेंगे। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? अनुसूचित एससी के लिए भी नहीं है और एसटी के लिए भी नहीं है। किस राज्य की लोकसभा में? तो एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एक जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों राज्यों में एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए क्या है? स्थानों का आरक्षण नहीं है। देखिए, स्थानों का आरक्षण तभी रहता है जब उस राज्य की जनसंख्या में 1% हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थानों की संख्या कितनी है लोकसभा में? तो लोकसभा में स्थानों का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए, सबसे पहले लोकसभा में पूछा है, शेड्यूल कास्ट एससी के लिए पूछा है, कितनी संख्या हो सकती है? तो 84। कितनी है लोकसभा में? कितनी है? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए 84 सीटें होंगी और एसटी के लिए 47 सीटें हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, आपको काम करेगा। 84 और 47। अगले प्रश्न पर चलिए। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के लिए स्थानों की आवंटन कितना हो? 42 हो, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? अगर मान लीजिए फला राज्य कोई यूपी है, हम यूपी का उदाहरण लेते हैं, अगर इसके स्थानों की संख्या 42 है, ऐसा कह रहा है,
तब इसमें हम एससी को कितनी सीटें देंगे? बिल्कुल अमान्य प्रश्न है, जरूरी नहीं है कि हम कितना सीटें दें। अब अगर 42 सीटें हैं यूपी की, फिलहाल कितनी है? 80 हैं। उसके अनुपात में एससी की जितनी जनसंख्या होगी पूरी जनसंख्या की, उसी के अनुपात में लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जनसंख्या के जितने अनुपात में एससी होंगे, सीटों के ही उतने अनुपात में एससी के लिए सीटें दी जाएंगी। इतना क्लियर है? तो हर राज्य में अलग अलग अनुपात है, तो 42 सीटें हैं तो जरूरी थोड़ा ही है कि हर जगह सामान्य दिया जाए। मान लीजिए किसी राज्य पश्चिम बंगाल में 100 में से मान लीजिए 100 में से 30 सीटें, 30% वहां पर एससी की जनसंख्या है, तो हम क्या कहेंगे? 30%। एक प्रकार से हम कहते हैं यहां पर 12 सदस्य दे दो। मैं बस एग्जांपल बता रहा हूं। किसी राज्य में अलग हो सकते हैं, किसी राज्य में 20 सदस्य ही हो सकते हैं एससी के कम्युनिटी के पूरी जनसंख्या में, तब हम कहते हैं 8 से 9। तो हर राज्य में अलग अलग होगा ना, इसीलिए स्टार बना हुआ है, कोई इसका आंसर नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? याद रखिएगा, लोकसभा में मध्य प्रदेश से 6 एसटी के लिए सीटें हैं। कितनी है? 6। गुजरात से 4 के लिए हैं और यूपी बिहार से एक भी नहीं है। यूपी बिहार से एक भी नहीं है। गुजरात से 6, गुजरात से, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक हैं। लोकसभा में एसटी के लिए किस राज्य से सर्वाधिक हैं पूरे भारत में? तो आप मध्य प्रदेश याद रखिएगा, 6। उसके बाद गुजरात यहाँ पर 4 है ऑप्शन में, और बिहार और उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? कौन सा राज्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, एसटी के लिए, अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के लिए 6, तो आप कह दीजिए मध्य प्रदेश सर्वाधिक 6 सीटें, क्योंकि वहां पर एसटी जनसंख्या क्या है? बहुत ही अधिक है। तो एसटी जनसंख्या अधिक है तो वो 6 सीटें एसटी के लिए वहां पर निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? सेम प्रश्न, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की से 2021 में आया। देखिए, प्रश्न जब रिपीट होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने का फायदा है। आप खुद देख लीजिए कि प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अलग अलग, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अलग अलग आयोग का पेपर देते हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, बिहार, तो अलग अलग आयोग का भी पेपर देते हैं। तो इस आधार पर आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर करना चाहिए। और आप जब प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जब व्याख्या डिटेल होने लगती है तो चारों तरफ से चीजें समझ में आती हैं। कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स में हम कुछ ऐसी भी व्याख्या करते हैं जो प्रश्न में नहीं थी, इसलिए इस प्रकार की व्याख्या, हेल्दी डिस्कशन करना जरूरी है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो सबसे पहले आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने का काम क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत अगर ये राष्ट्रपति का काम था तो अब ये किसी का काम नहीं है, इसीलिए स्टार है। आंग्ल भारतीय समुदाय का काम समाप्त कर दिया गया। 104 संविधान संशोधन में यह समाप्त किया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से, देखिए पिछले प्रश्न का आंसर क्या था? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करते हैं? करते थे। कितने को? 2 को करते थे। यदि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो 2 को करते थे, लेकिन अब उसका काम ही खत्म हो गया। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता था? आंग्ल भारतीय के लिए। अनुच्छेद 331 में यह बात कही गई थी। ठीक है, अब ये बात एग्जिस्ट नहीं करती। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? क्या लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है? चलिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट होते होते फिर हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचे जो अलग है। लोकसभा के कार्यकाल की बात की जाए, अगर लोकसभा की बात की जा रही है तो लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है। लोकसभा का चुनाव आमतौर पर 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर किसी समय मंत्रिपरिषद विश्वास मत खो दे लोकसभा में तो उसे क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। लेकिन उससे पूर्व भी अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, कैसे? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से? नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से? नहीं। लोकसभा द्वारा स्वविवेक से। लोकसभा अध्यक्ष का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ये आंसर सही है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। यहां पर कुछ गलत सा प्रिंट हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं किससे? प्रधानमंत्री, या क्वेश्चन में लिख दीजिए मंत्रिपरिषद, क्योंकि नेतृत्व कौन कर रहा है मंत्रिपरिषद का? प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री या फिर मंत्री परिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा भंग किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगर पूछेगा कि भंग करता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन इसकी यह स्वविवेक की शक्ति नहीं है, ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही भंग कर सकता है। स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग वो एक स्थिति में कर सकता है, कब? जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया है। अब इस स्थिति में भंग करने से पहले स्वविवेक से अन्य सरकारों को, अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए, लेकिन जब तक बहुमत है तब तक स्वविवेक का कोई प्रयोग आमतौर पर भंग करने के संबंध में नहीं कर सकते। इसके लिए आर्टिकल देख लीजिए दोस्तों, आर्टिकल कौन सा है? प्रश्न 31 का आर्टिकल कौन सा है? क्योंकि आर्टिकल देखना भी समय के लिए जरूरी है। डायरेक्ट अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार, 85 2 ख के अनुसार, 85 2 ख के अनुसार प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 2 ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, राज्यसभा को भंग करना हो तो राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्यसभा अनुल्लंघनीय है, उसे भंग किया जाना किसी के वश की बात नहीं है। आइए अब थोड़ा तेजी से प्रश्नों को करते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष की नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अभी हमने पिछले में ये प्रश्न किया है, 40वें बीपीएससी 1995 का प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जिसे वह ठीक समझे ऐसे स्थान पर संसद का सत्र आहूत कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। भारत का संविधान, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको बताना है कि कौन से सही हैं। ये की पॉइंट्स को पहले पकड़िए, कौन से सही हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने ऑप्शन होंगे। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आवाहन कर सकता है। हाँ, जिस स्थान पर राष्ट्रपति को सही लगे वो आवाहन कर सकते हैं कि यहां पर संसद की बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, गलत है। भारत का संविधान एक वर्ष में 3 सत्रों का प्रावधान करता है, ये सही है। आमतौर पर 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 महीने का से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी न्यूनतम 6 सत्र, न्यूनतम 2 सत्र तो होने चाहिए। फिलहाल आमतौर पर 3 सत्र चलाए जा रहे हैं, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। अगला देखते हैं। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। एक वर्ष में कितने दिन तक संसद चलेगा, इसकी कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 1 और 3। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में इस बात का वर्णन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे? संसद के सत्रों को क्या करते हैं? आहूत करते हैं। किस आर्टिकल में है इस बात का वर्णन? अनुच्छेद 85(1) में है कि जिस स्थान समय पर वो ठीक समझे संसद के सत्रों को क्या करते हैं? आहूत करते हैं। हाँ, लेकिन ये कहा गया है कि उनमें 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न पर देखिए। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में बजट सेशन, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, कुल मिलाकर कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में सामान्यतः बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। बढ़ाया भी जा सकता है, विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 सत्र, एक वर्ष में कम से कम 2 बार। क्यों 2 बार बुलाना है? 85(1) में ये बात कही गई, आर्टिकल 85(1) में, कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा तो यानी एक वर्ष में कम से कम 2 बार तो बैठक होगी लोकसभा सदनों की। ठीक है, तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं?
बुलाए जाते हैं। 2 सत्र न्यूनतम जरूरी है क्योंकि 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आइए, लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? लोकसभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? क्या स्थगन द्वारा? निश्चित तौर पर। अगर लोकसभा के कार्यकाल का स्थगन हो गया तब भी की जा सकती है। अगर पूरे के पूरे सत्र का अवसान कर दिया गया, सत्रावसान, तब भी लोकसभा के बैठक समाप्त की जा सकती है। और अगर विघटित हो गई तब भी समाप्त की जा सकती है, यानी उपर्युक्त सभी के द्वारा। उपर्युक्त सभी के द्वारा अलग अलग कार्य हैं। सत्रावसान करने का कार्य किसका है? सत्रावसान करने का कार्य सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति का है। सत्र आहूत करना और सत्र का अवसान करना, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सत्र को बुलाएगा और सत्र को आहूत और अवसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अगर विघटन की बात की जाएगी तो विघटन भी राष्ट्रपति करेंगे, यानी लोकसभा को भंग कर देना, विघटित कर देना, समाप्त कर देना, मृत्यु हो जाएगी, नई लोकसभा आएगी, तो विघटित करना भी राष्ट्रपति के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि ये उनकी स्वेच्छाकारी शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर या किसी समय में लोकसभा अपना विश्वास मत खो दे और कोई सरकार न बन सके, वो स्थिति अलग है। स्थगन करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का है। स्थगित करने का कार्य, अस्थायी स्थगन होता है, अस्थायी स्थगन, साइन डाई, ये सारा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष का है। ठीक है, चेयरपर्सन का है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। कब ये प्रश्न पूछा गया है? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। पिछले प्रश्नों को भी देखते चलिएगा ताकि पता रहे कि प्रश्न कब पूछे गए थे। पिछला प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2000 में पूछा गया था और उससे पिछला बीपीएससी प्री 1997 में पूछा गया था। बेसिक प्रश्न थे सारे। ये क्या कब पूछा गया है? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? अभी पिछले प्रश्न में हमने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा कि राष्ट्रपति सत्र का अवसान करते हैं, सत्र को आहूत करते हैं। सत्रावसान, सत्र का अवसान या सत्रावसान हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है, राष्ट्रपति करते हैं। सत्र आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक का क्वेश्चन था। अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो वो क्या करते हैं? वो स्थगित करते हैं, अस्थायी और अस्थायी रूप से। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल। अगला प्रश्न क्या है? लोकसभा के कार्यकाल के विषय में बताना है। कब पूछा गया है? आईएएस प्री 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता लोकसभा का कार्यकाल। बहुत ही गलत, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल हम सभी जानते हैं आपातकाल में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आइए खोजें, एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। गलत। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लग गया हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अब ये आखिरी वाला क्यों गलत था कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी गलत था। अगर आपातकाल लगा हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद किसी भी स्थिति में इसका कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर किसी समय आपातकाल की घोषणा हुई थी और 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसी दौरान अगर आपातकाल इमरजेंसी की समाप्ति हो जाती है तो अब अधिकतम 6 महीने से अधिक, घोषणा होने के बाद 6 महीने से अधिक कार्यवाही मतलब कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता। ये याद रखिएगा। जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां पर इस चैप्टर को और बेहतरीन तरीके से करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा का कोरम होने के लिए कुल कितने सदस्य होते हैं? कोरम, जिसे हम हिंदी में गण पूर्ति कहते हैं। क्या करते हैं? गण पूर्ति। ये कौन तय करता है? गण पूर्ति। ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं, तय नहीं करते। आमतौर पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोरम पूरा ना हो, यानी कुल सदस्य का 1/10 सदस्य भागीदारी नहीं कर रहे हो, नहीं बैठे हो, तो लोकसभा का सदन कार्यकाल आमतौर पर न चलाया जाए। तो कोरम या गणपूर्ति कितने सदस्यों की होती है? 1/10। भाई कुछ लोग आएंगे तभी तो काम भी होगा। चलिए, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति की संख्या कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां, कुल संख्या का 10वां भाग। तो यही आंसर हो जाएगा। ये कब पूछा गया था? यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था और इससे पिछला क्वेश्चन एमपीपीसीएस के प्री 1995 में पूछा गया था। दोनों प्रश्न लगभग समान थे। फिर देखिए, एक बार पूछा गया कोरम से रिलेटेड प्रश्न, फिर पूछा गया 2006 में यूपीपीसीएस मेंस, 2004, 2006, 2000, फिर उसके बाद यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में 2008 में। इसका भी आंसर सी, यानी कुल सदस्यों का 1/10 कोरम होता है। ये बेसिक प्रश्न हैं, इनमें गलती करना अपराध के बराबर है।
आपको इसमें गलती नहीं करनी है। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो फिर ये क्षमा योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान झेल जाएंगे आप। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बहुत ही आसान सा उत्तर हो जाएगा ना, 80 प्रतिनिधि। 80 प्रतिनिधि कौन सबसे ज्यादा भेजता है लोकसभा में? 80 प्रतिनिधि लोकसभा में उत्तर प्रदेश भेजता है। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कितने प्रतिनिधि भेज रहा है? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 प्रतिनिधि भेज रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 प्रतिनिधि लोकसभा में भेज रहा है। ठीक है। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो 42, यहां पर नोट कर सकते हैं। बिहार 40, मध्य प्रदेश 29 और उत्तर प्रदेश 80। इन ऑप्शंस को हटा भी दें तो ओवरऑल 80 सबसे ज्यादा यूपी का ही है। और राज्यसभा में यूपी का कितना है? 31। 31 सदस्य राज्यसभा में यूपी का है। अब अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। याद रखिएगा, राज्यसभा में 31। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? लोकसभा में प्रतिनिधित्व के विषय में पूछ रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा कि सन चेंज हो गया है। सन चेंज हो गया है, तो लोकसभा में और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में दूसरे और तीसरे पे पूछ रहा है। तो यहां पर आई थिंक दूसरे पे महाराष्ट्र होना चाहिए। एक बार हम इसे कंफर्म कर लें ताकि चीजें आसान हो जाएं। ठीक है। सबसे ज्यादा 80 सीटें किसको हैं? उत्तर प्रदेश को। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा यूपी को कितनी है? 80 सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र को, आप एमएचएस से महाराष्ट्र समझ जाएंगे। महाराष्ट्र को कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र को कितनी है? 48 सीटें। 42 सीटें पश्चिम बंगाल को हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल के बारे में 42 सीटें पढ़ी थी। उसके बाद 40 सीटें हमने बिहार के बारे में पढ़ी। 42 सीटें पश्चिम बंगाल के को हैं। बिहार को कितनी है? 40। कई बार आपसे अलग अलग राज्यों में आंकड़े भी पूछ लेता है, हम भी इसे देख लेते हैं। बिहार में कितनी है? 40, क्योंकि ये फैक्ट है दोस्तों, कितना भी पढ़ो मिस हो ही जाता है। तमिलनाडु में कितनी है? 39। तमिलनाडु में कितनी है? 39। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39। ये याद कर लीजिए आप। ये किसके बारे में है? लोकसभा के। सबसे ज्यादा कहां? यूपी। कितनी? 80। महाराष्ट्र में कितना? 48। पश्चिम बंगाल में कितनी? 42। बिहार में कितनी? 40। तमिलनाडु में कितनी? 39। ये क्रम आपको एक तरीके से याद हो गया। चलिए, यहां पर पूछा है कि प्रतिनिधित्व का प्रश्न है दूसरे और तीसरे दर्जे का राष्ट्र। तो दूसरे और तीसरे दर्जे का राज्य, तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में होता तो सही आंसर होता। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन हमने अभी देखा था। महाराष्ट्र 48 सीटें। महाराष्ट्र 48 सीटें। कितनी सीटें? महाराष्ट्र 48। फिर से देख लीजिए, उत्तर प्रदेश 80 सीटें लोकसभा में, महाराष्ट्र 48 सीटें। तीसरे नंबर पे कौन था? पश्चिम बंगाल 42 सीटें। चौथे नंबर पे कौन था? बिहार 40 सीटें। पांचवें नंबर पर तमिलनाडु, दक्षिण भारत का स्टेट 39 सीटों के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्वाचित किए? निश्चित तौर पर यह राजस्थान स्पेशल का प्रश्न है। अब जिस राज्य में आप जा रहे हैं पेपर देने, उसके बारे में तो आप जानेंगे ना। तो ये राजस्थान स्पेशल का प्रश्न है, 2003 में पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से ये 27 आंसर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको कंफर्म करके ही बताऊंगा। ये इसका सही आंसर है 25 है। कितना सही आंसर होगा? 25। 4 अनुसूचित जातियों, 3 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, कुल 25 सीटें। 4 एससी, 3 एसटी और प्लस 18 अन्य के लिए, कुल कितनी सीटें? 25 सीटें। कुल कितनी सीटें हैं राजस्थान में? 25 सीटें। अगर आप राजस्थान स्पेशल देने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसे पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं? अब ये यूके स्पेशल का है, यानी उत्तराखंड राज्य का प्रश्न है। अब हर राज्य का अलग अलग याद करना आसान नहीं है। अब इसका देखिए कि उत्तराखंड से कितने सांसद निर्वाचित होते हैं लोकसभा के लिए। 47 का क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। उत्तराखंड से कितने सीटें हैं? 5। हमने कई राज्यों का देखा आज। हमने राजस्थान का 25 देखा, उत्तराखंड का 5 देखा, मध्य प्रदेश का 48, महाराष्ट्र का 48 देखा, ठीक है, पश्चिम बंगाल का 42 देखा, बिहार का कितना देखा? बिहार का 40 देखा, तमिलनाडु का 39 देखा, मध्य प्रदेश का 29 देखा, उत्तराखंड का 5 देखा। इन तमाम राज्यों के हम लोकसभा की सीटों को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 80 देखा। चलिए, असम तथा बिहार में आवंटित स्थान निम्न में से
किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। अब ये तो बड़ा ट्रिकी है कि असम, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि 2000 में पूछा है, उसके बाद से आंकड़े थोड़े से बदल भी गए होंगे। असम तथा बिहार में आवंटित स्थान, तो बिहार में 42 है और असम में कितने हैं, अब ये भी देखना पड़ेगा कि इनका योग किन राज्यों के सीटों के बराबर है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत पहले का है और 2000 में है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी। बिहार 2000 में बिहार के विघटन से पूर्व, हाँ बिहार का विघटन नहीं हुआ है, झारखंड प्लस मिला के 54 सीटें थी और 54 सीटें थी। यहाँ मात्र अब 40 सीटें बची हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें। यहाँ किसको किसको मिला है लोकसभा में, बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को स्थानों का योग था, बिहार को आवंटित स्थान, तो बिहार को कितना था 54, मध्य प्रदेश को 40 सीटें थी पहले, छत्तीसगढ़ में अब 11 है, 29 मध्य प्रदेश, और चूंकि तब असम को 14 सीटें थी। यानी जब पूछा गया था ना दोस्तों, तब मध्य प्रदेश और असम में तब आंकड़े अलग अलग थे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का कोई सामान्य आंसर देना सही नहीं है। आप बेसिक तौर पर याद रख लीजिए कि किस राज्य में, शुरू के 4-5 राज्यों का याद कर लिया। देखिए ऐसे एक आध प्रश्न आप गलत भी कर देते हैं ना तो माफ है, क्योंकि इतने ज्यादा फैक्ट्स, इतने ज्यादा डाटा, अब इसी को संभालने में बाकी आसान 4-5 प्रश्न आप गलत करते हैं तो ये दिक्कत वाली हो जाएगी। मैं फिर भी कहूँगा आप एक बार जरूर याद करें, लेकिन कोई लोड न ले। चलिए, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। अब फिर वही जोड़ घटाने वाली बात कर रहा है। निश्चित तौर पर आप शुरू के, मैं आपसे फिर रिकमेंड करूंगा कि 4-5 स्टेट्स के नाम याद कर लीजिए। हमने 5-6 को रिवाइज भी किया, फिर बताते हैं। यूपी का 80 देखा, महाराष्ट्र का 48 देखा, पश्चिम बंगाल का 42 देखा, बिहार का 40 देखा, तमिलनाडु का 39 देखा। आप 5-6 याद कर लीजिए और 1-2 बढ़ा लीजिए, सबसे कम उनके याद कर लीजिए, ताकि आप चीजों को आसान तरीके से कर सके, ताकि अगर आपको यहां समझ में आए तो आप चीजों को जोड़ के कर सके। ये भी स्टार है, पुराना प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, अब ये भी स्टार हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो 42 है ही। अब इसमें कई सही नहीं होंगे। हमने असम का 14 पढ़ा था, असम का 14 पढ़ा था, क्यों ये गलत कर दिया भाई, आइए इसको भी देखते क्यों गलत कर दिया है। ये उपर्युक्त में आप उत्तर इसका देख लीजिए, रुक जाइए अभी मैं आपको बताता हूँ। किस किस राज्य का पूछा है, असम, असम में 14 है तो असम में गलत हो गया। असम में नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो, असम में 14 सीटें हैं। इसके बाद पंजाब की बात करता है, पंजाब में 13 सीटें हैं, तो पंजाब में 13 सीटें तो हैं ही। इसके बाद बात करता है पश्चिम बंगाल में 42 सीटें, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये भी सही है। तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो क्या आंध्र प्रदेश का गलत है, बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश इतना बड़ा स्टेट नहीं है। आंध्र प्रदेश का 25 और कभी 42 रहा भी नहीं होगा। तेलंगाना के जुड़ने के पहले आंध्र प्रदेश की सीटों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन तेलंगाना हट गया, इसीलिए अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, स्टार बन गया निश्चित तौर पर। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, चलते हैं। चलिए 50 प्रश्न हमने यहाँ पर खत्म कर लिए दोस्तों। अब हमारा 51वां प्रश्न है, आइए इसे करते हैं। और इसमें गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था, अब इसका सन नहीं दिया हुआ यहाँ पे। चलिए मिलाते हैं, मिलाकर देखते हैं, अब चीजों को करते हैं यहाँ से। पश्चिम बंगाल हमने अभी मिलाया था, क्या मिलाया था पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें मिलाई थी, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। छत्तीसगढ़ में कितनी, 29 + 11, मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, छत्तीसगढ़ में कितनी 11 सीटें। किसी अन्य राज्य का मिलाइए, आंध्र प्रदेश में 25 और आंध्र प्रदेश में 25 और 17 कहाँ की हो जाएंगी, तेलंगाना जो फिलहाल हट गया है, तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। ठीक है, अब बचा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में हमने देखा है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, तो महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा 48, दूसरे नंबर वाला। कौन एक बच रहा है, कौन एक बच रहा है, चलिए एक बच रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी सीटें हो जाएंगी, तमिलनाडु में सीटों की संख्या हो जाएगी 39, तमिलनाडु में सीटों की संख्या हो जाएगी 39। आइए अब इसका आंसर मिलाते हैं। ए का क्या हो जाएगा, सी तमिलनाडु, बी का क्या हो जाएगा, ई सी ई, नहीं इसे मार्क से मिलाते हैं, इसे मार्क के हिसाब से मिलाना ज्यादा सही हो जाएगा। पहले का सी इसका आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर इसका डी दिया हुआ है, 3 4 1 5 2, हाँ इसका ऐसे दिया हुआ है, सी डी लिखा है लेकिन फिर भी वैसे ही दिया हुआ है। चलिए आंध्र प्रदेश का 3, इसका तमिलनाडु का ई है,
दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस गलत तरीके से दिए हुए हैं, गलत तरीके से थोड़ा सा ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन ये आप मिला लीजिए, आपका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये सारे स्टेट्स के नाम हमने सब कुछ सही मिलाया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा कुछ मैच नहीं कर पा रहा। चलिए, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित प्रदेशों में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ की भी केवल एक सीट है, यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा संयुक्त राजधानी। चंडीगढ़ की भी एक सीट है, सिक्किम की भी एक सीट है और मिजोरम की भी एक सीट है। सिक्किम, चंडीगढ़ और मिजोरम, इन तीनों की कितनी कितनी सीट है? इन तीनों की कितनी सीटें हैं? इन तीनों की एक एक सीटें हैं। चंडीगढ़, मिजोरम, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम, चंडीगढ़, मिजोरम और सिक्किम की एक एक सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी की लोकसभा में मात्र एक एक सीट है। किसकी किसकी? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट होगा ये। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड व पुडुचेरी, इन सभी राज्यों की क्या के हैं? एक एक सीटें हैं। किस स्थान पर? एलएस में। लोकसभा में एक एक सीटें कहां के यहाँ की हैं? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, पुडुचेरी और नागालैंड। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक एक सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा, दमन नगर हवेली और अरुणाचल प्रदेश में ये क्या क्या थी? दो दो सीटें थी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर चीजों को हमने आसान तरीके से कर लिया। चंडीगढ़, ये आप पांचों याद कर लीजिएगा, चंडीगढ़, सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर आपसे पूछा था कि किन राज्यों लोकसभा से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अभी पिछले हमने प्रश्न में देखा था, त्रिपुरा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे? 2 सदस्य। त्रिपुरा से कितने निर्वाचित किए जाएंगे? 2 सदस्य। त्रिपुरा से 2 सदस्य। बाकी चंडीगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी, इन 5 राज्यों से एक एक सीट है। चलिए, त्रिपुरा से 2 सीट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचित क्षेत्र है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार क्या है? लद्दाख है। दोस्तों आई थिंक मैंने पिछले एक प्रश्न में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया होगा, जहां पर मैंने 524 सीटें राज्यों की बताई थी और 19 सीटें मैंने संघ शासित प्रदेशों की बताई थी और कुल मैंने 543 सीटें बताई थी। यहां तक तो सही था। यहां पर 7 सीट दिल्ली की है, ये भी सही था। 5 सीट यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की है, ये भी सही है। 5 सीट जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बाद 2 सीट दमन, दीव, दादर नगर हवेली की, वो भी सही है। लेकिन आई थिंक कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ गलती हुई है, तो कल अगले वीडियो में हम इसे क्लियर करेंगे कि क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा भी है जहां कुछ सीट को आवंटन नहीं है। तो कल इसे हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले प्रश्न में 2 ऐसे स्टेट्स के नाम देखे, त्रिपुरा वगैरह, 2 ऐसे स्टेट्स के नाम देखे जिसमें सिक्किम हो गया, नागालैंड, यहाँ पर एक एक सीटें हैं, यानी कुल मिलाकर कुछ राज्य भी छटेंगे। डिलिमिटेशन के बाद निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन है? डिलिमिटेशन के बाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? डिलिमिटेशन के बाद पूछ रहा है, डिलिमिटेशन के बाद। देखिए, लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में चुनाव के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद है। निर्वाचकों की संख्या के अनुसार, अगर निर्वाचकों की संख्या के अनुसार पूछेगा तो गाजियाबाद निर्वाचकों की संख्या के अनुसार गाजियाबाद है। निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद। इसके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और उन्नाव, क्रमशः गौतम बुद्ध नगर और उन्नाव। यहां पर पूछ रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन की निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो 2019 में जो हुआ था उसके बाद कौन कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध और उन्नाव।
गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, नोएडा, और तीसरे पे कौन हो जाएगा, उन्नाव। दोस्तों काफी फैक्ट्स वाले प्रश्न हैं, इसीलिए हम इसे याद रखेंगे। फैक्ट्स वाले प्रश्न है इसीलिए बताने में भी दिक्कत हो रही है, बहुत सारे फैक्ट्स ही हैं इसमें से। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? वर्तमान में इस व्यय को भी बढ़ा दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम फिर से इस क्लास को करेंगे, और चूंकि मैंने कहा भी था कि 2 से 3 पूरी वीडियोस होंगी जिसमें हम संपूर्ण क्लासेस को समाप्त करने की कोशिश करेंगे संसद को। इसके अलावा संसद को हम ठीक प्रकार से पढ़ेंगे भी। तो दोस्तों यहाँ से मेरी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्याख्या पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों ऑल एग्जाम्स PYQ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जो व्यूअर्स हमारे PET के एग्जाम के लिए हैं, उनके लिए एक सूचना है कि हम PET के लिए इसी चैनल पर अलग से वीडियोस बना रहे हैं। PET में हम क्या कर रहे हैं कि PET में दोस्तों अब PET के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो वहां पर हम समस्त प्रश्नों की व्याख्या करा रहे हैं जो अब तक इसका एग्जाम लेने वाला बोर्ड जो आयोग है UP SSSC, उसने अपनी 66 परीक्षाओं में जो जो प्रश्न पूछे हैं आज तक, उन सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का हम क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। न सिर्फ आंसर दे रहे हैं बल्कि डिटेल व्याख्या करा रहे हैं, और अच्छी व्याख्या करा रहे हैं। तो दोस्तों जरूर देखिए वहां पर जाकर। अभी हिस्ट्री की वीडियो आपको अभी मिलेगी आज वहां पर, 2 पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल मिलेगी आपको, एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगी, जियोग्राफी और अन्य का क्लासेस में मिलेंगी आपको। तो दोस्तों जरूर देखिएगा। आज के लिए क्लास इतनी ही रहेगी दोस्तों, अलविदा लेता हूं आपसे। जय हिंद।